वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट स्टेज पढ़नी है विच इज़ बिहेवियर। अब बिहेवियर स्टेज का मतलब ये है कि जो बिहेवियर्स होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में। जस्ट लाइक अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसमें अगर एक पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूडली है या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा कह लो आर्ग्यूइंग है, तो क्या होगा, बैक एंड पे जब उसे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे वो भी इसी तरह के मिलेंगे, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज़ हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे और कोई भी एक अल्टरनेटिव अच्छा सल्यूशन जो है वो नहीं निकलेगा। जबकि अगर बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा कामली या बहुत ज़्यादा कह लो कि एक इस तरीके से बात की गई है कि वो समझ भी आ गई है और लोगों को पता भी चल गया है कि अच्छा इस तरह का अगर कोई लैक है बिटवीन किसी भी एरिया में आ रहा है, तो हम उस पर लड़ने के बजाय उस चीज़ को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शो करवाता है, या जो आप कहते हो एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो कि शो करवाते हैं कि किस तरह से आपने प्रॉब्लम को या तो सॉल्व करना है या तो आप प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा दोगे। फिर यहाँ पे इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि कंपीटिंग से क्या होता है कि आपके पास एक्टिव अटैम्प्ट्स आते हैं टीम मेंबर्स के साथ करने से। फिर जो कोलैबोरेटिंग है उससे क्या होता है, जो हमने लास्ट थर्ड स्टेज पढ़ी थी उसी को इधर इन्होंने थोड़ा सा एम्फेसाइज़ किया हुआ है। इसको आपने सिर्फ पढ़ लेना है कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ में क्या होता है, एकोमोडेट में क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात की हुई है कि अगर कोई नहीं कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, फिर वो कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर कोई क्वेश्चनिंग हो जाती है, चैलेंजेस हो जाते हैं, असर्टिव वर्बल अटैक्स आ जाते हैं, थ्रेट्स हो जाती हैं, या कह लो एग्रेसिव फिज़िकल अटैक्स आ जाते हैं, तो लास्टली क्या होगा कि आप अदर पार्टी को बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दोगे, डैमेज कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे। ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है कि अगर इसी का ऑपोजिट कर लो कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो आप इसको पॉजिटिवली वे में ले जाओ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर कर लो। फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कुछ, जिसमें से नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मीटिंग फेस टू फेस टू द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड रिजॉल्विंग इट एंड थ्रू ओपन डिस्कशन। सबसे फर्स्ट ये आ गया। फिर आ जाता है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। यहाँ पे आप क्या करो, क्रिएटिंग अ शेयर्ड गोल दैट कैन नॉट बी अटेन विदाउट द कॉर्पोरेशन ऑफ ईच अदर। ऐसे गोल जो है क्रिएट कर लो जो कि साथ मिलकर ही अचीव हो सकता है। फिर आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंडिंग द सप्लाई ऑफ और स्केर्स रिसोर्स, फॉर एग्जांपल मनी, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑफिस स्पेस। यहाँ पे आपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड कर लो, अगर किसी चीज़ की कमी आ रही है तो आप उसको बढ़ा दो। फिर आता है अवॉइडेंस, विड्रॉइंग फ्रॉम और सस्पेंड। यहाँ पे आप क्या करो, बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट को जो है अवॉइड कर दो और उसको बिल्कुल ही ऐसे कर दो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर आ जाता है स्मूथिंग, प्लेइंग डाउन डिफरेंसेस वाइल एम्फसाइजिंग कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़। यहाँ पे आप ऐसे डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करो जो कि कॉमन इंटरेस्ट पे बेस करते हो, यानी कि दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए और दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए हो। फिर आ जाता है ऑटोट्रेटिव कमांड। यहाँ पे बात आएगी कि आप फॉर्मल अथॉरिटी को क्या करो, कमांड दे दो कि वही जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू कम्युनिकेशन जो है रिज़ॉल्व करवाएं और जो भी डिज़ायर पार्टीज़ हैं उन्हें इन्वॉल्व करें, और जो भी है टॉप मैनेजमेंट, जो भी अथॉरिटी होगी वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने के लिए काम करेगी। फिर आ जाता है अल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल, यूजिंग बिहेवियरल चेंज टेक्निक्स सच एज ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग और अल्टर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स दैट कॉज कॉन्फ्लिक्ट। आप क्या करो, अपने एम्प्लॉयज़ को या मैनेजर्स को ट्रेन करो इस तरह से कि उनका बिहेवियर जो है वो इस तरह का हो कि उनके जो एटीट्यूड्स हैं या जो बिहेवियर्स हैं वो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं शो करें, ना कि ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जाएँ। फिर आ जाता है अल्टरिंग द स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द इंटरेक्शन पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ थ्रू जॉब रीडिज़ाइन, ट्रांसफर, क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन एंड द लाइक। यहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चरल कह लो प्रोसेस चेंज कर दो और क्या करो, आपके जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं उनकी जॉब को थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर दो। और जस्ट लाइक अगर एक डिपार्टमेंट है उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें 2 लोगों में अगर कोई इशू आ रहा है तो आप या तो पहले तो ये जितने भी पॉसिबल वेज़ हैं उनमें से कोई यूज़ कर सकते हो तो वो करो। अगर इन सब में से कोई नहीं यूज़ कर सकते तो आप इस पे से भी इसमें क्या कर सकते हो, आप उनकी जॉब जो है वो स्विच कर दो। कोई हो सकता है वो मार्केटिंग में भी अच्छा हो बंदा, तो उसको आप मार्केटिंग में भेजो, एक को फाइनेंस में ही रहने दो, या अगर किसी और तरीके से हो सकता है तो आप उस तरीके से करो। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन टेक्निक्स अभी हमने देखी हैं, अब है कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक्स। अब जो कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक्स है इसमें फर्स्ट वन है
कम्युनिकेशन, ठीक है, यूजिंग एम्बिगस और थ्रेटनिंग मैसेजेस टू इंक्रीज़ कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ पे अगर आप इस तरह के वर्डिंग यूज़ करोगे जिससे आप किसी को थ्रेट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ऐसे अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा अराइज़ हो जाएंगे। फिर आ जाता है ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर्स। हाँ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने की बात की हुई है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने की बात की हुई है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लेना। फिर आ जाता है कि आप जो हो दूसरे वर्कर्स को ऐड कर लो और जो है क्या करो, आप डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स को ऐड कर लो, उनकी वैल्यूज़, एटीट्यूड और मैनेजरियल स्टाइल्स के साथ जो है कंपेयर करने लग जाओ। और फिर क्या करो कि इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आर्गुमेंट्स को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जो आर्गुमेंट्स को बढ़ा कर खुश होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखना है। फिर आ जाता है restructuring the organization, realigning work groups, altering rules and regulation, increasing interdependence and making similar structural changes to disrupt the status quo। यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी चैनल चल रहा है ना, जो भी वो चल रहे हैं, आप क्या करो, सारी रेगुलेशंस एंड रूल्स को चेंज कर दो, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी कम कर दो और इस तरह के अफेयर्स लो, ठीक है। इस तरह की पॉलिसीज़ या इस तरह के काम जो है वो करो। Appointing a devil's advocate, designing a critic to purposely argue against the majority positions held by the group। यहाँ पे बात ये होगी कि आप क्या करो कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें क्या करो कि मेजॉरिटी पोजीशन जो भी ग्रुप की आ रही है या कुछ भी एक ऐसा कोई क्रिटिसिज्म है तो आप उसको एक कह लो पूरा एक एडवोकेट के थ्रू या किसी वकील के थ्रू जो है उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करो ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो सके। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, द यूज़ ऑफ रेजोल्यूशन एंड स्टिमुलेशन टेक्निक्स टू अचीव द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि इसको यूज़ करते हुए, इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तक पहुँच सकते हो, ठीक है। डिज़ायर्ड लेवल पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हम ऊपर टेक्निक्स की बात करें, नेगेटिव भी हो सकता है अगर हम इनकी बात करें। लास्ट वन है आउटकम्स। यहाँ पे अब कुछ आउटकम्स आ जाते हैं, जैसे फंक्शनल है, फिर डिसफंक्शनल है। फंक्शनल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फंक्शनल आउटकम से क्या होगा कि आपकी एक आर्ग्यूमेंट अराइज़ हुई, आपने क्या किया कि आप जो हो उस आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले गए हो, आपका जो एक काम गलत हो रहा था आप उसको सही तरफ ले गए हो थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, तो वो होता है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट या फंक्शनल आउटकम। इसी के ऑपोजिट होता है डिसफंक्शनल आउटकम, जहाँ पे आप क्या करते हो कि आप कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो, आपकी जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके जो भी काम है वो सही तरह ना हो, बल्कि वो एक बड़ी लड़ाई की तरफ जो है इसको ले जाए, ठीक है। तो वो डिसफंक्शनल आउटकम होगा कि उसका फ़ायदा किसी को नहीं हुआ, उसका नुकसान ही सबको हुआ। तो अब आप लोगों को बेहतर तरीके से ये जो हमने उस दिन पढ़ा था ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके अलावा फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ लेना।